वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है एक बार से आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम है वो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रीट के लिए है वो होने वाले हैं। तो हमने 240 तक क्वेश्चन है वो कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 241वें नंबर से है वो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, विलयन, मार्गान्तीकरण या नवीनीकरण। तो मूल प्रवृत्तियों के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है मार्गान्तीकरण के द्वारा। तो मार्गान्तीकरण है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की जो आयु है वो आप सबको पता है कि खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्य जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। बी ऑप्शन है बहु परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। सी ऑप्शन है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना। और डी ऑप्शन है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो हमें पूछा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की सबसे उचित जो भूमिका है वो पूछी है हमें। तो चर्चाओं के लिए है वो जो विशेष अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश सर्जन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, वो आप लोगों से पूछा है। शिक्षक के अनुसार कार्य करना, बच्चे की जो शिक्षक के अनुसार कार्य करना, यही जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्यों की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए। सी ऑप्शन है सतत संघर्ष करने के लिए और डी ऑप्शन है गलतियां करने के लिए। तो छात्र स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? तो आप सभी को पता है कि छात्र है वो जो नई नई जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, यानी नवीनता का प्राप्त करने पता लगाने के लिए है। वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परीक्षण के उदाहरण, निम्न में से सभी बुद्धिमत्ता, निम्न में से फिर आ जाएगा निम्न में से फिर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण को छोड़कर उदाहरण है। स्टैंड यानी जो बुद्धिमत्ता का जो परीक्षण है उसे छोड़कर उदाहरण है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है वो आता है बुद्धि परीक्षण के अंदर। फिर जो वेसलर बिने है ये भी आता है। रोसार परीक्षण है वो आता है, लेकिन बेल स्केल्स जो परीक्षण है वो इसके अंदर है वो नहीं आता। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आप लोगों से पूछा है कि बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करने पर उसे दंडित ना करता हो। बी ऑप्शन है बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। और डी ऑप्शन है बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सीधा सा स्टेटमेंट है ये कि बच्चे गलतियां हैं वो करते हैं और ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है वो होती है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को दिशा बनाती है। युवा
शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है। और डी ऑप्शन है पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो जो प्रेरणा होती है वो दिशा बनाती है, शिक्षार्थियों को है वो दिशाहीन बनाती है, दिशाहीन बनाती है। शायद क्वेश्चन है वो आधा है, इसके अंदर प्रेरणा के अंदर है वो ऐसे पूछा है कि प्रेरणा का हिस्सा नहीं है, वो आप लोगों से पूछा है। तो इस क्वेश्चन में ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी कि आप लोगों से पूछा है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा कार्य है वो नहीं करती है, इस टाइप से क्वेश्चन है, कार्य नहीं करती है। तो युवा अभिप्रेरणा के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थी की स्मृति तेज करती है और पुराने व नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट है वो करती है। तो इस क्वेश्चन में जो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है। तो मानव का जो व्यक्तित्व है वो वंशानुक्रम व वातावरण का बीच का संबंध का परिणाम है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से एक कथन है वो सत्य है पूछा है, सत्य पूछा है आप लोगों से। तो ए नंबर ऑप्शन है अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी तथा पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो, ऐसा तो नहीं है। बी ऑप्शन है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका, बहुत प्रेरणा की भूमिका तो होती है। और सी ऑप्शन है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, अधिक सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है। सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने की बुद्धि या फिर सीखने की अभिवृत्ति। तो सबसे अधिक अभिप्रेरणा है वो इसके अंदर होनी चाहिए अधिगम के लिए। तो प्रथम शर्त है वो आ जाएगी अभिप्रेरणा। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम के लिए द्वितीय शर्त है वो क्या है। यानी प्रथम अभिप्रेरणा हो गई, द्वितीय आप लोगों से पूछा है। ए ऑप्शन है सीखने वाले का मानसिक स्तर, बी ऑप्शन है सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं, सी ऑप्शन है सीखने वाले की बुद्धि और सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो सीखने वाले की जो बहुअनुक्रियाएं हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो इसके अंदर है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के लिए तृतीय शर्त है वो क्या है। तीसरी शर्त यानी पहली शर्त, तीनों शर्त है वो मैंने आपको साथ करवाई है। सबसे पहले अभिप्रेरणा, फिर बहुअनुक्रियाएं और तीसरी जो शर्त है वो क्या है सीखने के लिए। तो सीखने के लिए जो तीसरी शर्त है वो आ जाएगी पूर्णबलन भी है वो इसके अंदर है वो होना चाहिए। तृतीय शर्त है वो क्या है। ए ऑप्शन मानसिक स्तर, बुद्धि उपलब्धि या पूर्णबलन। तो जो पूर्णबलन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अब हमें पूछेगा कि अधिगम के लिए जो चतुर्थ शर्त है वो क्या है। सीखने वाले का अभ्यास। तो ए ही नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी इससे पहले सबसे पहले हमें क्या अभिप्रेरणा चाहिए, फिर बहुअनुक्रियाएं और इसके बाद पूर्णबलन और चतुर्थ जो शर्त है वो है अभ्यास। तो आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन भी है वो पूछा जा सकता है कि इस टाइप से ऑप्शन है वो आपको दे दिए जाएंगे। मान लो आपको इस टाइप से ऑप्शन है वो दे दिए गए, यानी सबसे पहले लिख दिया अभिप्रेरणा और इसके बाद है वो आगे ब्लैंक करके है वो आपको लिख दिया कि यहाँ पर बहुअनुक्रिया के बाद में आपको लिख दिया पूर्णबलन और पूर्णबलन के बाद में लिख दिया अभ्यास। इस टाइप से है वो आप लोगों से है वो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी। तो जो अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप है वो होता है। तो ये डेफिनेशन है वो मॉर्गन ने है वो दी थी। तो बी नंबर ऑप्शन मॉर्गन है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है वो ही अधिगम है। यह परिभाषा वो किसने दी थी। तो ये डेफिनेशन है वो गेट्स ने है वो दी थी। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम आदतों ज्ञान
और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह जो डेफिनेशन है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया जो स्थायी परिवर्तन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया जो परिवर्तन है वो अधिगम है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये दी थी गिलफोर्ड ने। तो इसके अंदर हो जाएगा गिलफोर्ड राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये जो सभी एक साथ क्वेश्चन है वो मैंने अधिगम से जो परिभाषा है उन परिभाषाओं से लिए गए हैं, और ये सभी डेफिनेशन है वो कहीं न कहीं एग्जाम के अंदर है वो पूछी गई डेफिनेशन है ये। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने है वो दी थी? तो पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। तो यह डेफिनेशन है वो काल्विन ने है वो दी थी। तो काल्विन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तन के अनुसार है वो होता है। तो ये डेफिनेशन देने वाले थे वो थे पेल। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से है वो जो CH हल है, इन्हें जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर CH हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग है? चेतना के, शरीर के, मस्तिष्क के या बुद्धि के? तो ये सभी अंग है वो चेतना के है, वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है वो पूछा है। दल में रहने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था की पूछा है। दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो जो पूर्व बाल्यावस्था की है वो नहीं है, वो पूछी है। तो खेलने की जो अवस्था है वो इसके अंदर है, वो आ जाएगी। खिलौने की अवस्था होती है, ना कि खेलने की अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो व्यक्तित्व का पहला जो प्रत्यात्मक वर्गीकरण है वो हिप्पोक्रेटस ने है वो प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है सूझ तथा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो सूझ और सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो कोहलर ने है वो किया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 को D के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह यानी कि 16 को 61 लिखता है तथा 6 को D है वो लिखता है, तो ये क्या है? दृष्टि दोष, मानसिक दोष, सीखने की अक्षमता या मानसिक श्रेय? तो ये होती है सीखने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? अभ्यास के कारण होता है तो इसको सीखना, बी ऑप्शन है क्रिया करना, लिखना या कल्पना करना। तो इसे कहा जाता है सीखना। अगला क्वेश्चन है कि घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था के अंदर है वो पाई जाती है। तो किशोरावस्था है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, मनोगतिक प्रक्रिया है या भावात्मक व्यवहार है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से है वो क्या है? तो ये एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, वो होती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ए ऑप्शन है विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बी ऑप्शन है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारण है। सी ऑप्शन है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित है, वो किया जा सकता है। डी ऑप्शन है विकास प्रत्येक
बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। यानी विकास होता है वो सिद्धांत है वो कौन सा है कि परिपक्वता एवं अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से है वो घटित होता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आज है वो हम इतने ही क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन है वो हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।